तो आज हमारे बीच में हैं अर्चना भदौरिया। ये एक एमिनेंट रे की ग्रैंड मास्टर हैं और वो भी 3 टाइम्स एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो अर्चना जी अपने बारे में जरूर बताइए। नमः शिवाय। मैं डॉक्टर अर्चना भदौरिया। अ, आप लोगों जैसे बड़े-बड़े शहरों में नहीं, एक छोटे से शहर ग्वालियर में रहती हूँ, हार्ट ऑफ इंडिया। और वहीं से ही अपना सारा हीलिंग मोडालिटीज और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का सारा काम करती हूँ। सो आई एम residing in Gwalior, working online, and that is how I came to know about Anjana and her channel, and she decided to present me to you all. Thank you Archana ji to be on our channel. So it gives us a great privilege that we have Right. invited you. So आप इस लाइन में कैसे आई अर्चना जी बताइए। आप एक हाउस मेकर थी और वो भी रेकी और 3 टाइम्स। तो इसके रहस्य के बारे में बताइए, 3 टाइम्स क्यों? हाँ, ये सही है। मैंने 3 टाइम्स किया ग्रैंड मास्टरशिप। पर उसके पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो मेरा पहले से ही क्योरिंग से नाता था और बहुत बचपन से मेरा बुक्स से नाता था। तो न्यूमरोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं, बहुत बुक्स और बहुत कुछ नॉलेज हमको मिल जाता है। तो वहां से इन दोनों चीजों में इंटरेस्ट जागा। शादी के बाद स्थिति ये पहुंची कि मैं प्रैक्टिस में सिर्फ स्प्रे एनिमल्स को देखती थी। तो धीरे धीरे अपने आप को दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करना शुरू किया। एक दिन मालूम पड़ा कि एक है हीलर ग्वालियर जैसे छोटे शहर में भी जो सिखाती हैं। सो आई डिसाइडेड टू गो इनटू स्टेप इनटू रेकी। और फिर जो जर्नी शुरू की, तो लोकली तो मुझे गुरु नहीं मिले, पर हाँ ऑनलाइन मुझे बहुत गुरु मिले। और जब आप रेकी जैसी विधा में घुस जाओ, तो आपके पास ना एक अनंत ब्रह्मांड है और उसमें अनंत नॉलेज है। तो इसी करेक्ट। की सर्च में मैंने अलग अलग टीचर्स को ज्वाइन किया, उनसे मैंने ग्रैंड मास्टरशिप की, उनसे मैंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में आई एम अट्यून टू 60 मोडालिटीज ऑफ रेकी इटसेल्फ। तो बहुत ओ। सारी मोडालिटीज में मैंने अट्यूनमेंट्स लिए, मैंने उनका हीलिंग प्रोसीजर सीखा। और ओके। फिर उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया ताकि वो इस बात को और आगे फैला सके। यही जर्नी कुछ कुछ ऐसी ही न्यूमरोलॉजी में है। न्यूमरोलॉजी के जो मेरे टीचर हैं डॉक्टर अशोक भाटिया, वो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के जनक हैं। और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके अंडर में ग्रैंड मास्टरशिप करूं। तो मैं ग्रैंड मास्टर इन न्यूमरोलॉजी भी हूँ। तो एक तरीके से मैं 4 टाइम्स की ग्रैंड मास्टर हो गई। बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि नंबर 3 3 टाइम्स, ये इसका आपके साथ बहुत कोरिलेशन है क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ भी 12 है। तो वो भी नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या इससे कुछ आपका सिंक्रोनिसिटी है? भाई नंबर 3 तो है ही ऐसा। जितनी बार आप उसको देखोगे, आपके ऊपर एक डिवाइन ग्रेस आएगा। और जब विजडम का नंबर है, तो आप जितना चाहें उतने अपने पंख फैला सकते हो। तो नंबर 3 अपनी जिंदगी, मेरी जिंदगी में बार बार अपनी प्रेजेंस दिखाता ही दिखाता है। वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी, हम हमेशा सुनते हैं, अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी लो है या इसकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो ये फ्रीक्वेंसी का, जैसे टेस्ला ने भी कहा, देयर इज समथिंग रिलेशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, या हम कहें डायमेंशंस। तो इसका क्या रिलेशनशिप है? आप क्योंकि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो हमें बहुत बेहतर बता सकती हैं इसके बारे में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हम लोग बराबर सुनते हैं, जो भी कोई हीलिंग की बात करता है ना, दे से मेडिटेशन करो, रेज योर फ्रीक्वेंसी। बट रेज योर फ्रीक्वेंसी टू व्हाट? जब हम हमारे ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो इस हम्म। ब्रह्मांड का अपना एक वेवलेंथ और एक अपना फ्रीक्वेंसी लेवल है। उस ब्रह्मांड पे ही पूरा यूनिवर्स अपने आप को अलाइन किए हुए है। उसी फ्रीक्वेंसी से जब हम अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो देखने में बड़े हैं, पर हम इतना सा भी हिस्सा नहीं है इस ब्रह्मांड के। और हमारे से छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोब्स होते हैं, वो तो हमारे लिए भी माइक्रोब हैं। तो आप ब्रह्मांड में उनका कंपैरिजन कर सकते हो।
तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तक अपनी वेव्स पहुंचाने में कितना टाइम लेता है और कितने पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराता है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे मैं जल्दी जल्दी अपने पार्टिकल्स को वाइब्रेट होने दूंगी, तब तब मैं हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करूंगी और मैं यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से अपने आप को अलाइन करूंगी। यही चीज है जो कि हमारे माइक्रोब्स को, जो कि बहुत धीरे धीरे वाइब्रेट होते हैं, उनको डिजीज कॉजिंग फैक्टर करता है हमारे लिए। क्योंकि जो भी चीज नेगेटिव वाइब्रेशंस में आ जाएगी, स्लो वाइब्रेशंस में आ जाएगी, वो हमको नेगेटिवली अफेक्ट करती है। और इसलिए सारे जितने भी इमोशंस, टॉक्सिक इमोशंस होते हैं, वो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस में आते हैं। तो बेसिकली अलाइनिंग आवरसेल्फ टू द हायर levels of vibration keeps us healthy. Not just healthy, जब हमको मैनिफेस्टेशन करना होता है, जो कि हमारी जिंदगी की एक बहुत खास जरूरत है आज, तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी हमको उसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन करना पड़ता है। तो हर जगह हमको हायर वाइब्रेशंस में आना पड़ता है, ताकि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। ये आज आपने बहुत अच्छी रहस्य की बात बताई कि ह्यूमन बॉडी में डिजीजेस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो डिजीजेस के साथ होता है, माइक्रोब्स के साथ होता है, पैरासाइट्स के साथ होता है और हमारे नेगेटिव इमोशंस के साथ होता है। इस वजह से हम डिजीज बॉडी को फील करते हैं। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन या कोई हीलिंग मोडालिटी को अपनाते हैं, वैसे हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं और हम धीरे धीरे डिजीज फ्री हो जाते हैं। तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत ही बड़ी ही इंसाइट है कि आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस जो है हमेशा हायर साइड पे रहें, ताकि आपकी बॉडी डिजीज फ्री रहे। तो अर्चना जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को, और इन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन भी बनाया जो इन सभी चीज और मोडालिटी को आगे बढ़ाता है, जिसका नाम है संपूर्णता। तो ये खुद ही एक नाम में ही एक फुल फील्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह संपूर्ण है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगी अर्चना जी, और कितने स्टूडेंट्स हैं अब आज आपकी डेट में, कितनों को आपकी लाइफ ने इम्पैक्ट किया है? संपूर्णता एक बहुत सोची समझी साजिश कहूंगी मैं मेरे मन की, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग सब होलनेस को फील करें। होलनेस भी ऐसी जिसमें कि जो हमारे हार्ट में है उसके ल्यू में चले। तो हम्म। संपूर्णता 9 जो है वो मेरा एक ऐसा ऑनलाइन वेंचर है जिसमें कि मैंने पूरी कोशिश की है कि हम अपने अंतःकरण के अनुकूल चलें, जो कि मेरी टैगलाइन, इन ल्यू विद योर हार्ट। तो ओके। जब हम इसको एज एज अ स्कूल देखें, तो वहां मैं कोचिंग को इस तरीके से लेती हूँ कि पीपल हु गेट अटैच टू मी एज अ सोल फैमिली, एज एन extended soul family I should say, they feel connected। और जब कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तभी मैं उनको बाकी की चीजों में आगे बढ़ने को बोलती हूँ। तो इस तरीके से मेरे को 2019 से स्कूल को स्टैब्लिश किए टाइम हो चुका, और अभी हाल फिलहाल मेरे अंडर में along with 15 ग्रैंड मास्टर्स, 250 के करीब रेकी लर्नर्स हैं जो कि स्कूल से एसोसिएटेड है, जिनकी कि मैं एज अ मेंटर, जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, क्योंकि वेरी गुड। मेंटरशिप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टीचरशिप। तो आई एम अ हाँ। मेंटर टू देम एंड आई स्टे इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम ऑलवेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब न्यूमरोलॉजी की बात करूं, तो न्यूमरोलॉजी मैंने, हाँ, 2 साल बाद शुरू किया था। तो अभी हाल फिलहाल मेरे 35 टू 50 के बीच में स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी मेरा लेटेस्ट बैच चल रहा है, तो वो भी मेरे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स की इतनी तारीफ कर सकती हूँ, क्योंकि वो दे मेक मी फील सो टॉल एंड प्राउड व्हेन दे गिव दोज प्रेडिक्शंस along with the reiki healings, क्योंकि मेरे ग्रैंड मास्टर हीलर्स ऐसे हैं जो कि मैंने इंडस्ट्री में दूसरों को नहीं देखा। मैं इंडस्ट्री इसलिए बोल रही हूँ कि वो लोग हीलिंग करते हैं, मैं पेड हीलिंग्स नहीं करती। तो वो लोग जब हीलिंग्स करते हैं तो उनके रिजल्ट्स देखकर ना मेरा सीना फूल जाता है और मैं और चौड़ी हो जाती हूँ। वो यही कहते चीज हैं ना मेरे। कि हाँ हाँ, जी। स्टूडेंट, व्हेन द स्टूडेंट इज
रेडी द टीचर अपीयर्स, और टीचर को तभी खुशी होती है जब आपसे आपके स्टूडेंट्स आपको एक अच्छी गुरु दक्षिणा देते हैं। तो आपका सीना जो है ना बहुत ज्यादा फूल जाता है खुशी से कि हाँ, आई हैव डन समथिंग गुड फॉर द वर्ल्ड, यू नो, माय स्टूडेंट्स आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। So this is the best gift a student can give to the teacher and the teacher can get from the students. राइट, तो मुझे बाकी कोई अवार्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, बस मुझे फीडबैक्स मिलते हैं और मैं फूल के कुप्पा हो जाती हूँ। that's very good and great about it. So अब आप बताइए कि माइंड एंड हार्ट, ये दो चीजें हैं हमारे शरीर में जो हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो इसमें हमें किसमें प्राथमिकता देनी पड़ेगी? और आजकल मैं एक नया वर्ड सुन रही हूँ, जैसे जो डिस्पेंसिया वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, हार्ट कोहेरेंस। सो क्या ये इससे ब्रेन से रिलेटेड है या ब्रेन से भी बढ़कर है ये कोई चीज? जब बॉडी की बात करें, तो अगर मैं रेकी के कंसेप्ट में यानी हीलिंग के कंसेप्ट में बात करूं, तो रेकी वाइब्रेशंस हम यहाँ से लेते हैं, या जो भी आप डिवाइन ग्रेस की ही बात करें विदाउट एनी पार्ट ऑफ रेकी इन इट, तो हमको हीलिंग्स यहीं से जाती हैं, यानी हमारा कनेक्शन क्राउन। विधाता से हम्म। यहीं से है ना। तो हम्म। यहाँ से जब हीलिंग्स जाएंगी, तो वो आपके माइंड को पहले एक्टिवेट करती हैं, और फिर इसके नीचे जब जाएंगी तो आपके बॉडी को एक्टिवेट करती है। तो करेक्ट। यानी इसका कनेक्शन वहां से जल्दी होता है, पर इसका कनेक्शन देरी से होता है, जब तक कि आपका थ्रोट चक्रा नहीं खुला होता है ना। ओके। क्योंकि हीलिंग एनर्जी को पहले वो चीजों को डाइल्यूट करना पड़ेगा जो भी आपने ब्लॉक्स डाल रखे हैं, तब फिर वो आपकी बॉडी में इफेक्ट देती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हम अपने शरीर के लिए खुद जिम्मेदार हैं। भगवान ने हमको दिमाग दिया, भगवान ने उस दिमाग को इतना पोटेंशियल दिया कि आप हर चीज को उससे गवर्न कर सकते हो। पर जब आप इसकी स्लेव बन जाते हो, तो ये बॉडी ट्रॉमा में आ जाती है, सफरिंग में आ जाती है ना। इसलिए हम कहते हैं कि राहु और केतु का असर यही होता है। जो हमारे करेक्ट। प्लैनेट्स में बात करते हैं ना, सन मून भी यहाँ है, राहु केतु भी यही है ना। तो यानी इन दोनों प्लैनेट्स का काम क्या है, सन और मून यानी हमारा सोल और हमारी नर्चरिंग हाफ। यानी अगर हम दो हिस्सों में बांटेंगे बॉडी को, तो हम कहते हैं कि भाई एक तो हमारा अर्ध नारीश्वर वाला हिस्सा जो नारी है, एक पुरुष है ना। तो मैस्कुलिन सोल एंड और फेमिनिन। हार्ट जब हम बात करते हैं, तो वो सारे हमारे बॉडी के नीचे वाले हिस्से में है, ब्रेन ही ब्रेन ऊपर है। और जब राहु केतु अपना एक्शन दिखाते हैं, तो आपके सन और मून को दोनों को ग्रहण लगाते हैं, और इनके काबू में हमारा ब्रेन नेगेटिव रिस्पॉन्सेस ज्यादा देता है, स्पेशली राहु के काबू। केतु आपको डिसोसिएटिव एनर्जी देता है, जो कि हम पॉजिटिवली ले जाते हैं जब हम अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकल के डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंस किसकी है, हमारे हाथ में क्या है, इसको नीचे वाले हिस्से को पॉजिटिव रखना। यानी हमारी जिंदगी में हार्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इट करेक्ट। शुड ओवर रूल दिस पार्ट। माइंड, यस। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। व्हेन इट ओवर रूल्स यू, सबसे पहले आपको दिखता है डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल द हार्मोन problems that we deal with, because they are all associated with emotions, and all the chakras have their presence just close to these adrenal glands that are governed by the crown and the third eye part, है ना। तो हमको अगर उनको पॉजिटिव रखना है, तो अपने हीलिंग रिस्पॉन्स को पाने के लिए कनेक्शन हमें नीचे से ही करना होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपना हार्ट चक्र ओपन रखें, यानी हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंपैशनेट एंड काइंड बना के रखें। अपने हार्ट के ऊपर न तो ये वाले पोर्शन को रूल करने दें, यानी प्रेजेंटेशन अपना, अपना प्रोजेक्शन, अपने लाइज, इनको रिड्यूस करें। ना ही हार्ट के नीचे वाला हिस्सा जो कि लिवर जिगर कहते हैं ना, ओवर ओके। कॉन्फिडेंस, ओवर एंगर, ओवर अग्रेशन, जो भी चीजें हैं उनको सब साइड रखें, और इस हार्ट चक्र को स्पेस ज्यादा दें। तो मेरे हिसाब से तो हार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हार्ट इज व्हाट लेट्स यू टॉक टू योर बॉडी, and talking to your body is the first step in healing, which I have learned it through the breathing meditation.
तो दिल का रास्ता जो है प्यार से निकलता है, कंपैशन से निकलता है, काइंडनेस से, जो हमें पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड रखता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और कहते हैं लव, जब लव की बात आती है तो हम सबसे पहले हम अपने आप को ही लव नहीं करते। आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम जानते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले सेल्फ हेटर, हम खुद को ही हेट करते हैं। तो जब हम हीलिंग मोडालिटी सीखते हैं तो हम चक्रास के बारे में सीखते हैं और लव के बारे में सीखते हैं। तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है, चक्रास का और लव का? भाई जिस भी चीज को आप प्यार से देखोगे वो आपको प्यारी ही लगेगी ना। तो जब आप अपने चक्रास को थोड़े भी एक अटेंशन से, पॉजिटिव अटेंशन से देखोगे, तो वो आपसे टॉक बैक करेंगे। आपकी बॉडी की जितनी भी सफरिंग है वो तभी रिड्यूस होती है, क्योंकि हम बहुत इजीली कहते हैं आई प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, आई प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, बट हाउ लॉन्ग डू यू प्रैक्टिस इट फॉर योर ओन सेल्फ? Your body is the only abode that is built around your soul. Nothing तो else is permanent. जब तक आप हो तब तक आपकी बॉडी है। जब ये सोल निकल के जाएगा तो ये बॉडी सबसे पहले खत्म होती है। रिलेशनशिप्स में तो पहाड़ में जान दो, जो होता रहेगा होता रहेगा, बट ये बॉडी तभी खत्म होती है। तो उसको तो एक पॉजिटिव अबोर्ड बनाओ ना, उससे सेल्फ लव को शो करो, उससे फॉरगिवनेस मांगो, मांगो कि आपने उसको हमेशा इग्नोर किया, उसी को ग्रैटिट्यूड दो। और यही चीज आपको, जब हम हीलिंग्स की बात करते हैं तो यही चीज आपको हीलिंग्स करवाती है, आपके बॉडी से कनेक्शन, आपका अपनी बॉडी के प्रति सेल्फ लव शो करना। तो बहुत खूब। तो सेल्फ लव इज वेरी मस्ट एंड एवरीबडी शुड डू इट इज एज अ रूटीन। अपने हर एक बॉडी पार्ट से या हर एक अंग से, या टिश्यू है, सेल है, सिस्टम है, सबसे जिनको आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, जब तक ये अपने आप में काम नहीं करेंगे, स्वरूपता से काम नहीं करेंगे, हार्मनी में नहीं रहेंगे, आप खुद हार्मनी में नहीं रहेंगे। और जब आप ही हार्मनी में नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को हीलिंग क्या प्रोवाइड करेंगे? सो फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, टू योर ओन सेल्फ, सेल्फ लव, and then do little bit of chakra meditations, because your chakras are your own system of connecting with the divine. तो हम यहाँ पर जब सेल्फ की बात करते हैं, यहाँ पर तीन सेल्फ आ जाते हैं, हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ। तो ये रेखी में भी इतने ही इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, भाई रेकी तो हमारी इस तरीके से काम ही करेगी ना, जब हम इस बॉडी को हायर डायमेंशन में लेके जाएंगे तो कनेक्शन किससे स्टैब्लिश करना पड़ेगा हमको? हमारा हायर डायमेंशन से कनेक्शन ये हायर। बॉडी नहीं कर पाती। तो इस बॉडी का जो वर्चुअल रूप है उसको हम हायर सेल्फ कहते हैं, जो कि अपने एक आत्मिक बॉडी में प्रेजेंट होती है। और उसी बॉडी से कनेक्शन होने के बाद ही हम हीलिंग्स कर पाते हैं, क्योंकि वो बॉडी जो होती है वो ही आपके, जब हम कोश की बात करते हैं ना, तो हमारे 5 जो कोश होते हैं, तो उसमें जब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तभी आप हीलिंग कर पाएंगे। तो हायर सेल्फ जो हम बहुत इजीली कह देते हैं कि हायर सेल्फ यार हमारे से ऊपर कहीं रहता होगा, नहीं, हायर सेल्फ हमारे आसपास रहता है। हमको उसको समझना है कि वो हायर सेल्फ हमारी वर्चुअल प्रेजेंस है। उस हायर सेल्फ में एक शैडो सेल्फ भी होता है। उस शैडो सेल्फ को भी हमको हील अप करना होता है कि हमारा हायर सेल्फ हमसे कनेक्शन पॉजिटिव रखे, और उसके बाद फिर उससे कनेक्शन कर पाए। बहुत खूब अर्चना जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो अब हम न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। कैसे आपका इंटरेस्ट वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में रहा, और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जब हम हीलिंग्स की बात करते हैं ना, तो आपको हर एस्पेक्ट देखना पड़ता है व्यक्ति का, उसका थॉट प्रोसेस हमेशा हीलिंग्स के लिए पॉजिटिव क्यों नहीं है, उसमें डिसइंटरेस्ट क्यों है अपने खुद की वेलबींग के। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना, इनका आंसर ढूंढने के लिए आप बॉडी के हर हिस्से से कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए जब अपने एंशियंट टेक्स्ट में जाते हो, तो वो आपको कहते हैं कि भाई एलिमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और एलिमेंट्स को जब आप कनेक्ट करते हो, पंच तत्व को, धातुओं को जब आप कनेक्ट करते हो, तो आप क्वेश्चन में आते हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स हमेशा से ही आपकी जिंदगी में प्रेजेंट है। अब जब आप बचपन से ही इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा बुक रीडिंग में इन्वॉल्व थी, और मेरे पापा हमेशा मुझे हर एक रिवॉर्ड के तौर पर एक बुक स्टोर में लेके जाते थे।
तो वहाँ नॉर्मल सी बात है, आप फिक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना आपको मिस्ट्रीज में होता है। तो कनेक्शन तो वहीं से स्टार्ट हो गया था न्यूमरोलॉजी से। पर धीरे धीरे जैसे जैसे रेकी में आगे बढ़ते गए तो ये समझ में आया कि यार कुछ ना कुछ तो हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाए। तो न्यूमरोलॉजी बहुत लोगों से सीखी, पर कहीं कुछ छूट जाता था, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी ना आपको आपके व्यक्तित्व के बारे में नहीं बता रही थी। वो आपको सिंपली प्रिडिक्शन देके दे रही थी कि ये इवेंट अभी होगा, या आप इसके लिए ये ट्रायल कर लो, ये आप रेमेडी करो, ये अपनी जिंदगी में ये वाला एलिमेंट ले आओ। पर कैसे लेके आओ और क्यों लेके आओ? तो ये क्वेश्चंस ने एक दिन मुझे, जैसा कि मेरे ऊपर डिवाइन ग्रेस है, नंबर 3 है मेरी जिंदगी में, तो उसने मुझे एक दिन मेरे गुरु से मिला दिया, अशोक जी से। और उन्होंने मेरे अंदर जो मिसिंग पार्ट था न्यूमरोलॉजी का, कि मुझे कैसे कनेक्ट करना है, कैसे मैं उसको रेकी के लिए यूज कर सकूं, उसका रास्ता दिखाया। तो जैसे जैसे हम लोगों ने एक एक करके बैरियर्स क्रॉस किए कनेक्शन के, तो वैसे वैसे मुझे ये समझ में आने लग गया कि मैं रेकी को अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजीली प्लैनेट से कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे जितने भी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए, हम लोगों के लिए रेमेडीज का नाम ये होता है कि हम हीलिंग से आपको प्लानिटरी पॉजिटिविटी दे सकें, ताकि आप अपनी जिंदगी में एडिशनल फायदे उठा सको, क्योंकि सारी रेमेडीज आपके ऊपर काम नहीं कर रही होती, क्योंकि आपका बॉडी रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो हम उस बॉडी रेजिस्टेंस को हील अप कर सकते हैं। हम आपकी जिंदगी में आपके एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए आपको परसिस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीलिंग्स। और जब तक आपकी करेक्ट। जिंदगी में एटीट्यूड में चेंज नहीं आता, कोई रेमेडीज काम नहीं करती। तो वॉकिंग अ पाथ टुवर्ड्स पॉजिटिविटी and walking a path of remedial measures, you have to bring a change in your attitude and your behavior towards life, towards yourself and towards your environment. यही तो हमारी आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। तो हम अपने घर के आसपास की गंदगी को हटाने में इंटरेस्ट लेते हैं, ना अपने मन के आसपास, है ना। बस घर अच्छा हो, मन अच्छा हो, हम इतना चाहते हैं, ब्यूटीफुल। पर भाई आसपास की गंदगी भी तो हटानी पड़ेगी ताकि वो मन एक्सपैंड हो सके, आपको वो चीजें दिला सके जो आपको जिंदगी में चाहिए। तो जब आप न्यूमरोलॉजी को कोरिलेट करते हो रेकी से, और आप उसकी रेमेडियल मेजर्स के बजाय चेंजेस इन एटीट्यूड पे फोकस करते हो, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मेरे मैक्सिमम हीलर्स रेकी में सिंबल्स के बजाय प्लानिटरी इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, अफ्लिक्शंस को कैंसिल करने के लिए, आपको आपके लेसन्स लर्न कराने के लिए हेल्प करते हैं। बहुत ये खूब। मेरी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की खासियत है, क्योंकि वहां हम लोग बियॉन्ड रेमेडीज जाते हैं, वहां हम लोग बियॉन्ड हेल्प जाते हैं एज अ प्रिडिक्शनर। तो आप बिल्कुल 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी से आगे उसको हीलिंग, उसका बिहेवियर मोडालिटी चेंज करना और प्लानिटरी पोजीशंस की से उसकी रेमेडियल ट्रीटमेंट करवाना और उनको बिल्कुल सही गाइडेंस देती है। तो आपसे जुड़ने में बहुत सारे व्यूअर्स को फायदा होगा, तो जरूर जुड़िए अगर आप इस मोडालिटी को सीखना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं। जरूर इस डिस्क्रिप्शन में अर्चना जी के बारे में बहुत सारे लिंक्स और उनकी वेबसाइट पे भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो जरूर जुड़िए। और अर्चना जी, एक आखिरी सवाल, जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं 1 to 9 में, तो जीरो का क्या महत्व है? और हमारे लाइफ में अगर मिसिंग नंबर, जैसे आपने कहा 3, बहुत ही आपके लिए तो बहुत ही फेवरेबल है, तो जिनके बर्थ चार्ट में 3 ना हो, तो क्या उनको गुरु ढूंढना पड़ेगा, या जुपिटर उनके ऊपर क्या क्या जुपिटर की क्या दशा रहती है? बर्थ चार्ट में अगर हम देखें तो भाई हमारे पास मैक्सिमम 6 नंबर्स हो सकते हैं, है ना। तो बाकी के नंबर्स तो मिसिंग रहेंगे। कोई भी नंबर अपने लेवल पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, जब उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं तब वो अपना रिजल्ट दिखाता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा या नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। हम जब बहुत इजीली कह देते हैं ना कि नंबर 4 से बच के रहना, नंबर 8 से बच के रहना, इसका ये मतलब नहीं मेरी जिंदगी में 8 मेरा डेस्टिनी नंबर है। तो ऐसा नहीं है कि 8 नेगेटिव होता है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लोगों से बहुत पॉजिटिव पाती हूँ।
तो आपको जब नंबर की क्वालिटीज को समझना होता है तो आपको उनके कॉम्बिनेशंस को नोट करना होता है, आपको उनकी बेसिक क्या चीज आपको लेसन वो सिखाना चाहते हैं। राहु आपको ये कहता है कि भाई आप अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए तैयार रहो, यानी इट इज आस्किंग यू टू बी अलर्ट, इट इज आस्किंग यू टू बी रेडी टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, क्योंकि हम करेक्ट। लोग रिएक्शन देते हैं, इसलिए हमको लगता है कि राहु नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। और जब राहु की हम बात करते हैं कि यहाँ बैठता है, तो भाई ब्रेन से तो वो आपको जल्दी जल्दी ही रिजल्ट देने के लिए बोलेगा ना, तो आपको तो यहाँ के बजाय यहाँ पे अपना फोकस लेके आना पड़ेगा ना, ताकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। करेक्ट। नंबर 3, पॉजिटिव तो बहुत है, पर अगर जब इसका आपने जिंदगी में ज्यादा यूज कर लिया, आप फिलोसॉफिकल हो जाते हो। मेरे को भी आदत है थोड़ी फिलोसफी की तरफ जाने की, पर अगर ज्यादा ये एक्सेस में प्रेजेंट हो जाएगा तो मॉरल्स भी डाउन हो जाएंगे आपको, क्योंकि आप लालच में पड़ने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ तो भगवान है ना। तो हर नंबर को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में देखें, तो हमारे पास हर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हमको हार्वेस्ट करना है अपनी जिंदगी में। शनि बहुत सारे लेसन सिखाता है, उस शनि का हमको यूटिलाइजेशन करना है, ताकि हमारी सोल जर्नी आगे बढ़े, वही तो हमको सन से कनेक्ट करेगा ना। तो हमको ये चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कॉम्बिनेशंस में पढ़ना चाहिए और उनसे एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए, तभी आपकी न्यूमरोलॉजी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। तो नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड, या एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीथिंग इज बैड कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कॉइन के दोनों ही पूरक हैं। चाहे हम किस तरफ से देखें, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारी प्राथमिकता, हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं और किस दशा और दिशा और परिस्थिति में वो हमारे साथ रिफ्लेक्ट होती है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, दिस होल यूनिवर्स इज अ होलो बॉडी एंड वी कैन बी एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स. So thank you, Archana ji, for being on this talk show. And what is the message would you like to give to our channel, Learn and Grow? As a thanking message, I can only say that stay connected. Stay connected to yourself and to the universe and to people who bring a change in your life. Like Anjana here, she's trying very hard to bring into your life some positivity through her efforts. Her readings of tarot card, I have found them to be bang on, whatever it is about. Even if it is a daily general reading, it does sound well and Thank you. Thank resonates you. with the people who are suffering. So try to utilize her efforts to the positivity and try to connect with whomsoever you can if your soul permits. That is all the message about. Thank you. Thank you very much for being on this show. So thank you, Archana ji. So anybody who would like to learn Reiki or would like to learn astronumerology should connect with Archana ji for more and more details. The details are given in the description box. So we end this talk show. Thank you very much, Archana ji, for being on the show. Namah Shivaya.